कुषाण डायनेस्टी। वेलकम टू एस के एजुकेशन में हमें सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से कुषाण वंश के इंट्रोडक्शन के बारे में। और दोस्तों, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम आपसे बोलते नहीं सब्सक्राइब करने की, फिर भी आप करते रहते हैं। दोस्तों, आपको धन्यवाद। और दोस्तों, अब आप समझने वाले हैं इसके अंदर कुषाण वंश के सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कि पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, कि कुषाण वंश की स्थापना के बारे में दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से यूची वंश से आए थे, उसी के कुछ शाखाएं थी, वहाँ से जन्मे थे, वहीं से आए थे। तो दोस्तों, अब शुरुआत करने वाले हैं कि किस किस तरीके से ये आए थे। दोस्तों, इसके कुषाण वंश के बारे में मैं पहले बताया था कि जब ये एक शाखा थी और यूची शाखा से आए थे, कुवैत सुआंग शासक थी, इसी को हम कुषाण कहते थे। तो जो सुआंग था इन्हीं को हम कुषाण कहते थे। और जो मैं पहले ही बता चुका था दोस्तों कि इस साम्राज्य की स्थापना कुजल कड़फिसेस ने की थी। और फिर आगे आता है दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थापक विम कैडफिसस। ये दोस्तों स्थापना पूरी तरह से कर देता है अपने गांधार इलाके में और पंजाब मथुरा के ऊपर विजय कर लेता है और अपना कुषाण वंश का स्थापना कर देता है। और इसी के समय शासनकाल में दोस्तों जो सिक्के थे इनके ऊपर शिव और नंदी के चित्रों को दिखाया गया था और उस पर लिखा हुआ था महेश्वर। तो इससे हम समझ सकते हैं दोस्तों कि शैव धर्म को ये ज़्यादा फैलाता था जो विम कैडफिसेस था, और ये शैव धर्म को मानता था। और दोस्तों फिर इसके बाद क्या होता है कि यह भी कहा जाता है कि सबसे महान शासक था, लेकिन इसके बाद शासक आता है दोस्तों कनिष्क, जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था। और इसी ने दोस्तों कई सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हासिल की थी। और हमको ये भी पता है कि दोस्तों इसी के द्वारा ही जो शक संभवत था उसकी लाया गया था दोस्तों 78 ईस्वी के आसपास। और भारत में भी दोस्तों इसको माना जाता है। ये भारत के अंदर भी दोस्तों इसी से सबसे महत्वपूर्ण, इसी के अंदर सब कुछ निकाला जाता है दोस्तों। कैलेंडर के बारे में दोस्तों मैं पंचांग के बारे में डाल चुका हूँ, उसके अंदर आप देख लेना। दोस्तों कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण समझते हैं कि जब कनिष्क शासन पर बैठ जाता है दोस्तों और अपने साम्राज्यवादी का विचारक था दोस्तों, अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहता है। और धीरे धीरे दोस्तों जैसे ईरान हो गया, चीन हो गया, ऐसे इलाकों को ही जीत लेता है। और रोम हो गया, जो ये सब इलाके थे दोस्तों इनको पूरी तरीके से जीत लेता है। और रोम के साथ तो दोस्तों मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे। फिर दोस्तों इसी बीच होता है दोस्तों इसका युद्ध कनिष्क का। किसके बीच दोस्तों? हान वंश के बीच। जो उसकी एक हान वंश के शासक की एक राजकुमारी थी होतो की, तो वो विवाह करना चाहता था कनिष्क उससे। और दोस्तों आपको पता है कनिष्क भी एक चीन से आया था, तो यानी चाइनीज़ था वो भी दोस्तों, लेकिन था भारत के अंदर, यानी भारत का शासक महान था। तो दोस्तों क्या होता है कि शादी करने के लिए कनिष्क ना चीन के शासक के पास अपना प्रस्ताव भेजता है कि विवाह करेगा, राजदूत भेजता है। लेकिन दोस्तों चीन का शासक इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और राजदूत को बंदी बना लेता है। फिर दोस्तों चीन के ऊपर जो कनिष्क था उसने आक्रमण कर दिया, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो कि दोस्तों हार जाता है दोस्तों कनिष्क। जो पान चाओ था उसके द्वारा ही हार जाता है। और कुछ दिनों बाद दोस्तों जो चाओ की था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कनिष्क दोस्तों पुनः आक्रमण कर देता है, अपनी सेना को पूरा बना लेता है दोस्तों, चीनियों से छीन लेता है। और जितने भी जैसे चीनी तुर्कमेनिस्तान थे ना, उतने जितने दोस्तों ही सेनापति थे उनके छीन लेता है। जैसे काशगर हो गए, यारकंद हो गए, खोतान हो गए, करा हो गए, कूची हो गए। ये दोस्तों महत्वपूर्ण ये चीनी सेना थे, ये मजबूत ज़्यादा थे, तो ये यहाँ से ले लेता है। फिर दूसरा युद्ध होता है दोस्तों इसके बीच ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क का दोस्तों जो पर्थिया था, पूर्वी क्षेत्र का जो का एरियानी क्षेत्र है ना, यहाँ पर दोस्तों कनिष्क ने अपना अधिकार कर लिया था। और पार्थिया का राजा था एरियन प्रदेश, वो दोस्तों उसको प्राप्त करना चाहता, तो उसके लिए दोस्तों ये उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और कब्जा बना लेता है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर देता है और पर्थिया को भी अपने हिस्से में मिला लेता है। और सारनाथ अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चलता है। वो कनिष्क की मुद्राएं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है आज का और बिहार का इलाका यहीं से प्राप्त होता है, बंगाल के आसपास, क्योंकि इसे पता चलता है दोस्तों यहाँ तक इसका शासन था। और कल्हण की जो राजा तरंगणी है, कल्हण के बारे में दोस्तों आपको पता होगा कि एक चीनी तो दोस्तों चीनी था। इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो राजा तरंगणी है इसके अंदर जो कनिष्क है, ध्यान से समझना दोस्तों, जो कल्हण के बारे में बता रहा था अभी, तो इसके अंदर एक ये कवि है कश्मीर का रहने वाला। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसने खुद एक कश्मीर में कनिष्कपुरी है, इसने नगर बसाया था कनिष्क राजा ने। और इसी के शासनकाल में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध संगति हुई थी। और आपको बौद्ध संगति के बारे में पता ही होगा कि बौद्ध संगति उसके अंदर कनिष्क ही सबसे पहले वहाँ पे वो बना था, तो उसी ने बौद्ध संगति करवाई थी।
और कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों साम्राज्य का धीरे धीरे पूरा फैलता गया। उसकी दूसरी प्रथम राजधानी तो दोस्तों पुरुषपुर, और फिर दूसरी राजधानी दोस्तों मथुरा स्थापित कर लेता है। और कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में दोस्तों हम पता है कि उसने धर्म के बारे में समझे तो दोस्तों बौद्ध धर्म को ज़्यादा फैलाया था। हीनयान महायान इसी समय दोस्तों बट चुके थे, और ये दोस्तों पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कनिष्क में नहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार चीन में करवाया था, मंडल भेजे थे। और साहित्य के अंदर दोस्तों कनिष्क का एक राजकवि था अश्वघोष, वो दोस्तों बिहार का रहने वाला था। इसके द्वारा दोस्तों बुद्ध चरित और जो कि दोस्तों तो सोहानंद है उसकी रचना की गई है। और दोस्तों एक है दोस्तों सारीपुत्र प्रकरण, ये भी एक महाकाव्य इन्हीं के द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। बुद्ध चरित को दोस्तों बुद्धों का रामायण कहा जाता है। और एक है दोस्तों नागार्जुन, ये इनको दोस्तों शून्यवाद का दर्शन का प्रतिपादन कहा जाता है, इन्होंने ही इसका दर्शन दिया था। और भारत के आइंस्टीन भी इन्हीं को ही कहा जाता है। और वसुमित्र भी दोस्तों, इन्होंने भी महावीर शास्त्र है उसकी ग्रंथ की रचना की थी। और चरक संहिता है इसी के शासनकाल में लिखी गई थी। ये दोस्तों ज़्यादा इतने सारे इवेंट हुए थे भारत के अंदर, इसलिए हमें भारत पे इतना गर्व होना चाहिए। स्थापत्य कला में भी दोस्तों आपको पता है कि पुरुषपुर कनिष्क नगर बसाए थे, और कई सारी मीनारें बनवाई थी पुरुषपुर के अंदर भी। और मूर्तिकला दोस्तों, एक है मूर्तिकला, इसके अंदर दोस्तों गांधार शैली, मथुरा शैली। गांधार शैली आपको पता होगा दोस्तों, ये ध्यान से देखिए किस तरीके से बनाया गया है। ये दोस्तों यूनानी शैली थोड़ा भारतीय शैली को मिक्स करके बनाया जाता है, इसको लिए गांधार शैली कहा जाता है। जो कि दोस्तों चूने पत्थर से, जो स्लेटी चूना होता है उसके पत्थर से बनाई जाती है। मथुरा शैली दोस्तों क्या है कि जो भारतीय जो कला है थोड़ी, जैसे आपको पता होगा कि थोड़ी थोड़ी संतरी कलर की होती है, मिट्टी की तरह पत्थर से, जैसा मथुरा में देख सकते हैं। इस टाइप से ये शैलियाँ होती हैं। और कनिष्क के बाद दोस्तों जुस्क राजा बनता है, जुस्क नाम का राजा। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये वंश खत्म होने लग जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर ये समझना है कि दोस्तों इसने क्या क्या करवाया था, ये तो मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि क्या क्या इसके बीच हुआ था, और किस तरीके से इसने क्या क्या करवाया था। गुफा अभिलेख के बारे में दोस्तों हम समझेंगे दोस्तों। अब हम इसके अंदर समझा दोस्तों कि किस तरीके से उसकी स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, और किस तरीके से युद्ध करता है। ये सभी चीज़ें दोस्तों हमने इसके अंदर समझ ली हैं। फिर कभी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।